बंगाल में भगवा दल की सरकार बनने के साथ ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ती दिख रही है। ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए अभिषेक बनर्जी ने जो कारनामे किए थे उसकी लिस्ट अब सीएम शुभेंदु अधिकारी के पास है। सीएम बनने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था। वहीं प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी को भी शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा गया था। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में आने की हिम्मत ममता बनर्जी नहीं जुटा पाई। ममता बनर्जी जो बंगाल से दहाड़ते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज देती थी, वो अब अपने घर में कैद हो चुकी है और बंगाल भगवामय हो चुका है, जो देखकर मन ही मन ममता बनर्जी जरूर बेचैन हो रही होंगी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के कई दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। वहीं शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने बंगाल में मारे गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी रविंद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे। उनकी जयंती के मौके पर उन्होंने उनकी प्रतिमा को फूल अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का पुनर्निर्माण होगा। उनके मुताबिक राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पहचान को पिछले कुछ वर्षों में काफी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे अब सुधारने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को विकास, बेहतर प्रशासन और नई दिशा देने के लिए उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा बीजेपी के नेता ये संकेत दे रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आगे बताएंगे आपको कि कैसे कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बंगाल में आजादी के बाद पहली बार बीजेपी के सरकार बनने से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे टीएमसी के नेताओं की बदल गई है भाषा और कैसे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की बढ़ गई है चिंता और कैसे महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सब कुछ बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में ममता बनर्जी के हार के साथ ही राज्य के मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों से कोई भी दस्तावेज या फाइल हटाने, नष्ट करने या कॉपी करने पर सख्त रोक लगा दी थी। मतलब टीएमसी के नेताओं के पास कोई भी सरकारी फाइल गायब करने या नष्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में नए मुख्यमंत्री बनकर सीएम कार्यालय पहुंचे शुभेंदु अधिकारी तक टीएमसी नेताओं के काले कारनामों की फाइल भी पहुंच गई होगी। आगे बताएंगे आपको कि किस मामले में अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। इसी क्रम में कोलकाता पुलिस के एक्स अकाउंट ने पश्चिम बंगाल के बड़े नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी से जुड़े कुछ अन्य नेताओं को अनफॉलो कर दिया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने बहुत मुश्किल चुनाव लड़ा है, जिसमें करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में हमने देखा है कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत निर्वाचन आयोग का रवैया पक्षपाती रहा। गिनती की प्रक्रिया से लेकर ईवीएम की मूवमेंट कंट्रोल यूनिट की गड़बड़ी जैसी घटनाओं ने करोड़ों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या जनता का असली फैसला माना गया है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी लिखा कि मैंने पहले ही मांग की है कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए और वीवीपैट स्लिप्स की गिनती हो, ताकि सच्चाई सामने आए और हर शक दूर हो। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने टीएमसी सांसद सागरिका घोष की एक पोस्ट को हटाने को लेकर उन्हें नोटिस भेजा है। ये कार्रवाई कोलकाता पुलिस के अनुरोध पर की गई है। सागरिका घोष ने खुद एक्स द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस कदम पर सवाल उठाए। तो देखा आपने कैसे कोलकाता पुलिस अब अफवाह फैलाने वाले टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
वहीं बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अब घुसपैठियों में खलबली मच गई है। बंगाल में बीजेपी की सरकार गठन के साथ ही मंत्रियों की जातियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जाति की बात कर रहे लोगों को सोशल मीडिया पर आईना दिखाने का काम किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जातियों को बात को दरकिनार करते हुए कहा कि शपथ लेने वाले सभी मंत्री भारतीय और बंगाली हैं, कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने पर टीएमसी सांसद सयोनी घोष ने एक्स पर लिखा है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री के शपथ के बाद मुझे उम्मीद है कि वे अपनी शपथ का पूरी तरह से पालन करेंगे। उन्हें और उनकी सरकार को बंगाल के हर व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों, चाहे उन्होंने वोट दिया हो या ना दिया हो। उन्हें बंगाल के समग्र विकास और समृद्धि के अपने वादों को हकीकत में बदलना होगा। हर भविष्य की नींव अतीत की ईंटों पर ही रखी जाती है और अगर दिल में नेक इरादे न हो तो दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता और नकाब उतर ही जाते हैं। बंगाल बहुत बारीकी से सब पर नजर रखेगा। जय बांग्ला, जय हिंद। वहीं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और आपके वरिष्ठ नेता संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित सरकारी घर पर ईडी ने छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं इस कार्रवाई से तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से करके बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बंगाल जीत के बाद बीजेपी की नजरें पंजाब पर टिकी है। ऐसे में सियासी घमासान तेज होने की उम्मीद है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि कई 100 साल पहले औरंगजेब ने अत्याचार करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने भी बेईमानी करके भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी की जीत विपक्ष के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का दशकों का संघर्ष आज सफल हुआ, जब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद पहली बार आज बंगाल में भगवा परचम लहराया है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी के 2 सांसद महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष की हो रही है। सांसद सायोनी घोष चुनाव प्रचार के दौरान अचानक पूरे देश में सुर्खियों में आ गईं, जब उन्होंने एक रैली में एक गाना गाया था। इस गाने के बोल थे, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना। बीजेपी ने इस गाने को लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला और इसे टीएमसी के इस्लाम से प्यार की इंतहा बताया। सायोनी घोष के इस गाने पर सबसे ज्यादा तगड़ा पलटवार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सीधे ये कह दिया कि हम काबा नहीं बनने देंगे। वहीं सायोनी घोष जैसे नेताओं के बयानों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने टीएमसी को मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी साबित कर दिया। खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है। वहीं अपने तुष्टीकरण की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी को डुबोने के बाद सायोनी घोष की भाषा बदल गई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो वहीं सायोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का धन्यवाद करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे में ये बात तो साफ है कि सायोनी जनादेश को स्वीकार कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी तो जनादेश को स्वीकार तक नहीं करती। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना गीत गाकर सुर्खियां बटोरने वाली सायोनी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सायोनी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का कमेंट सेक्शन सीमित करना पड़ा। अब उनके पोस्ट पर केवल चुनिंदा अकाउंट्स की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। पोस्ट के नीचे ओनली सम अकाउंट्स कैन रिप्लाई का संदेश देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि आम यूजर्स के लिए कमेंट सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले जो सायोनी मंच पर दहाड़ रही थी और बीजेपी के नेताओं को चैलेंज दे रही थी, प्रभु श्री राम को लेकर कह रही थी कि टीएमसी का इतना बुरा दिन नहीं आया जो हम राम के नाम पर राजनीति करें, तो वहीं दूसरी तरफ मंच में खुलकर दिल में काबा, आंखों में मदीना गीत गा रही थी। लेकिन अब उन्हें जनता के गुस्से से बचने के लिए कमेंट बॉक्स को लॉक करने की जरूरत आन पड़ी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने एक्स पर लिखा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस पर महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पूर्व जज को जवाब देते हुए लिखा है कि सर, पूरे आदर के साथ मुझे आपको सही करना होगा।
आपकी तरह के अन्य कई लोगों के विपरीत जिन्हें रिटायरमेंट के बाद की मलाईदार नौकरियों के लिए सीक्रेट संघी बनने की जरूरत पड़ती है, मैंने अपनी जवानी और करियर की कुर्बानी दी क्योंकि मुझे अपने मकसद पर यकीन है। कृपया ऐसे संवेदनशील समय में बेबुनियाद दावे न करें। वहीं टीएमसी ने 5 नेताओं के पार्टी द्वारा नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। ये वो नेता हैं जो बीजेपी में सत्ता में आने के बाद से ही सुर बदले हुए हैं। इन लोगों ने हार के लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार बताया है और अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। इन नेताओं में पार्टी के प्रवक्ता रीजू दत्ता हैं, तो वहीं एक और प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी के 3 नेता हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। ये बागी नेता हार के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर फिर सवाल उठने लगे हैं। इसमें से ही एक घटना 2021 का है, जब देवाशीष आचार्य की रहस्यमयी मौत हो गई थी। देवाशीष वही व्यक्ति थे जिन्होंने 2015 में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारा था। इसके तुरंत बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर पिटाई की। वहीं बाद में पुलिस ने उन्हें हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने आचार्य को माफ कर दिया है और उनके खिलाफ नरमी बरतने की अपील की थी, लेकिन उस समय टीएमसी के कई नेताओं ने उन पर भड़ास निकाली थी। वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रता मुखर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी पिटाई को प्रतिक्रिया बताते हुए उसका बचाव किया था। वहीं 6 साल बाद जून 2021 में देवाशीष आचार्य रहस्यमयी परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल पाए गए। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने इसे हत्या बताया, जबकि बीजेपी नेताओं ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं ममता बनर्जी के रहते ये केस दबा दिया गया था, लेकिन अब इस केस की फाइल खुल सकती है। इसके अलावा उनके पीए की हत्या को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अभिषेक बनर्जी पर स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले समेत कई गंभीर आरोप हैं। वहीं टीएमसी की हार के बाद प्रवक्ता रीजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी से माफी मांगी है, जबकि चुनाव के दौरान रीजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी के लिए अपशब्द कहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि दबाव के कारण उन्होंने ऐसा कहा था और वो माफी मांग रहे हैं। वहीं यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा को भी रीजू दत्ता खुलेआम धमका रहे थे, लेकिन अब टीएमसी नेता लाइन पर आ गए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी भी अमित शाह को धमकी दे रहे थे, आईपीएस अजय पाल को धमकी दे रहे थे, लेकिन अब वो चुप हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह के बंगाल आने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं चुनाव के नतीजों के दिन ही बंगाल के मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों को कोई भी दस्तावेज या फाइल हटाने, नष्ट करने या कॉपी करने पर सख्त रोक लगा दी थी, जिसका उद्देश्य सरकारी रिकॉर्ड्स की अखंडता बनाए रखना था। ऐसे में साफ है कि नतीजों के दिन ही बंगाल के सरकारी ऑफिसों में रखे फाइलें सील कर दी गई थी। ऐसे में टीएमसी के लोगों के पास फाइल गायब करने का समय ही नहीं मिला। वहीं सबसे बड़ी चिंता अभिषेक बनर्जी को हो रही होगी। यही वजह है कि बंगाल में बुआ और भतीजे के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। दर्शकों, पहले चुनावों में हार के बाद विपक्ष के लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम को क्लीन चिट दिए जाने के बाद राहुल गांधी अब ईवीएम पर आरोप नहीं लगा पा रहे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत द्वारा बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई थी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया था कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम में गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष और राहुल गांधी से ईवीएम का मुद्दा छीन लिया, तब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में करारी हार के बाद राहुल ने वोट चोरी का नया शिगूफा छोड़ा। राहुल गांधी ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की लड़ाई विपक्ष हार चुका था। विपक्ष के लोग मीडिया में आकर ईवीएम पर खूब सवाल उठाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो कोई सबूत नहीं दे पाए। इसी तरफ अब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को सबूत के साथ हलफनामा देने और सुप्रीम कोर्ट जाने से बच रहे हैं। अगर वाकई चुनाव चोरी को लेकर सबूत है, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, तो भला सबूत लेकर कोई कोर्ट क्यों नहीं जाएगा। वहीं अब 4 राज्यों में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि असम और बंगाल ये साफ उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने ईसी के सहयोग से चुनाव चुराया है। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने ये तरीका पहले भी देखा है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 आदि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है।
वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जोरदार जवाब देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने ये कहा कि कांग्रेस लगातार हार से बौखला गई है और अब चुनावी प्रक्रिया को ही बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने कहा कि कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। उन्हें मालूम चल गया है कि चुनाव जीतना असंभव है, तो इसकी प्रक्रिया को ही बदनाम करने में जुटे हैं। इसीलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, कभी वोट चोरी जैसे कीचड़ उछालने की कोशिश की है। अमित शाह ने कहा कि हम तो 2014 में सत्ता में आए, लेकिन तमिलनाडु में 1967 से अब तक कांग्रेस को कोई सीएम नहीं बन पाया। ये वोट चोरी था क्या? पश्चिम बंगाल में 39 साल से आपका सीएम नहीं बना, सिक्किम में 42 साल से आपका सीएम नहीं बना, बिहार में 36, गुजरात में 30, ओडिशा में 26, नागालैंड में 23 और महाराष्ट्र में पिछले 12 साल से आपका सीएम नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ ही बैठे हैं। ये सभी इंडी गठबंधन के सदस्य बने बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें